एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था कैरन। वो एक छोटे से घर में अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। वो अपनी अम्मी से हर एक बात जानना चाहती थी। मम्मी, ये छोटी छोटी चीजें क्या चमक रही हैं आसमान में? ये सब सितारे हैं बेटा। जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो सब सितारे बन जाते हैं बेटा, और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही चप्पल थी। वो चप्पलें उसकी अम्मी ने बनाई थी, जो उसको काफी ज्यादा चुभती थी। एक दिन कैरन की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, तो कैरन शहर चली गई अपनी अम्मी के लिए दवा लेने। उसे रास्ते में लाल जूते दिखे। जूते इतने खूबसूरत थे कि कैरन उसे घर ले आई। देखिए अम्मी, ये जूते मुझे रोड पर से मिले हैं। कितने खूबसूरत हैं ये। शायद ये किसी और के हैं कैरन, तुम इन्हें वापस रख कर आ जाओ। अगर ये किसी के होते तो वो इसे ऐसे पार्क में नहीं छोड़ते। हो सकता है कि कोई गलती से भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब ये मेरा है। मैं इसे वापस नहीं रख के आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी सुनो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सकूं, इसलिए तुम किसी और के जूते मत पहनो। देखो, जिद नहीं करो, वादा करो तुम ये जूते नहीं पहनोगी। कैरन उदास हो गई और अपनी अम्मी से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी और उसे बेड के नीचे रख दिए। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैरन अपने घर आई और उसे उसकी अम्मी नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह देख लिया और फिर वो जान गई कि उसकी अम्मी एक सितारा बन चुकी हैं। अगले दिन जब वो अपनी अम्मी की कब्र पर जा रही थी, तो उसने वो लाल जूते पहने। जितने भी लोग थे उन सब की नजरें कैरन के जूतों पर थीं। अरे लड़की को किसी तो ने अपनी अपनी माँ के जनाजे पे ये लाल जूते पहने हैं। लेकिन कैरन ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे वो जूते बहुत पसंद थे। एक अच्छे दिल की बूढ़ी औरत वहाँ पर रुकी। उस बूढ़ी औरत को पता चला कि इस बच्ची की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मेरे साथ आओ प्यारी बच्ची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और खूबसूरत जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो कैरन उन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगी। कैरन, ये जूते तुम तब से पहनी हुई हो जब से तुम्हारी माँ मरी है। अब तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं, मुझे रेड शूज बहुत पसंद हैं। कैरन, अब जिद नहीं करो और इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। कैरन बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जूते कचरे में फेंक दिए। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन कैरन अपने नए कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को नए जूते लाकर दिए। लेकिन कैरन को ये जूते पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और ये बहुत बुरे हैं। मुझे ये जूते नहीं चाहिए। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। वो बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी, लेकिन उसका जिद करना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ी औरत जब भी उसके लिए तोहफा लाती तो वो ये कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे ये खाना नहीं खाना। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाएं। एक निवाला तो खा लो बेटा। बूढ़ी औरत बहुत उदास हुई जब कैरन टेबल से उठकर चली गई। उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसके कमरे में ले गई। और तभी कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखें, मेरी सारी की सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं।
मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, चलो हम बाहर चल के तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन मार्केट के लिए निकल पड़े। ये तो बिल्कुल मेरे रेड शूज की तरह हैं। मुझे यही चाहिए। चलें, चल के ये खरीदते हैं। कैरन, तुम्हें ये लाल जूते खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे जूते चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सको, जैसे कि हमें किसी के जनाजे में भी जाना पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही जूता दिला सकती हूँ। वो देखो, वो काले जूते। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर आपने मुझे दोनों जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूतों के जाऊंगी। ओह कैरन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते लिए और उस बूढ़ी औरत ने कैरन को वो लाल जूते भी दिला दिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो जिद्दी कैरन से बहुत परेशान हो गई और कैरन अपने नए जूते पहनकर घर वापस आ गई। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन को कहा कि हमें एक जनाजे पर जाना है। कैरन, याद रहे तुम्हें अपने काले वाले जूते पहनने हैं। एक जनाजे में जाने के लिए ये जरूरी है। कैरन ने अपने काले जूतों को देखा और उसके बाद अपने लाल जूतों को। उसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। जब वो लोग घर से निकले तो उसने उन लाल जूतों को छुपा लिया ताकि बूढ़ी औरत वो लाल जूते ना देख पाए। जनाजे पर सबने कैरन के जूते देखे जो कि बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरन के जूतों के बारे में बातें करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें आई तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था और तुमने वापस से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन। थोड़ी इज्जत करना सीख लो। एक खूबसूरत शहजादा उस वक्त वहां से गुजर रहा था। वो कैरन के पास आके रुका और उसकी तारीफ करने लगा। कितनी प्यारी हैं आप, और ये जूते आप पे कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह शहजादे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी डांसर लग रही हो। मैं तुम्हें आज की रात डांस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम जरूर आना। शहजादे की ये बात सुनकर कैरन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही हूँ? ये आखिर क्या हो रहा है? ओह! कैरन डांस करते करते वहाँ से भाग गई और शहजादा उसके पीछे गया। कैरन, वापस आओ। शहजादे ने उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। कैरन के लाल जूते उससे भी ज्यादा जिद्दी थे। वो जूते उसे पहाड़ों के ऊपर भी ले गए और उससे दिन रात बस नचाते रहे। कैरन के पैर बहुत दर्द करने लगे और वो जोर जोर से चीखती रही। जबकि वो मिट्टी में गए और झाड़ियों में भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। ओह, बहुत हुआ। मैं थक गई हूँ। मैं आइंदा से जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ। जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद करना छोड़ देगी, वो जूते अपने आप उसके पैरों में से बाहर निकल गए और कैरन भी नीचे गिर गई और वो जूते बिना कैरन के डांस करने लगे। कैरन के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और उसके सहारे अपने घर गई। कैरन अपना घर देखकर खुशी से रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास गई और उससे गले लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, लेकिन मैं आइंदा से अब जिद नहीं करूँगी। जब कैरन ने जिद करना छोड़ दी
तो सब कुछ सही रहने लगा। एक दिन कोई दरवाजे पे आया और वो शहजादा था। अरे तुम कहाँ हो कैरन? मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा और तुम इतना तेज नाची कि मैं तुम्हें ढूंढता रह गया। कहाँ थी तुम? कैरन शहजादे को देखकर बहुत खुश थी और उस दिन से शुरू हुआ कैरन और शहजादे का प्यार। उसने जिद करना छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। सुनहरे बालों के साथ जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती थी, पोलियाना 10 साल की बच्ची थी जो कि पूरी दुनिया में खुशियां फैलाना चाहती थी। उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था। कुछ वक्त के लिए तो वो बहुत दूर रही। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी आंटी ने ये जिम्मेदारी ली कि वो पोलियाना को अपने साथ रखेंगी। उसकी आंटी ने बड़ी खुशी के साथ पोलियाना के लिए एक कमरा तैयार किया। उनकी नौकरानी नैन्सी इस बारे में बहुत खुश थी। उम्मीद है ये नया मेहमान मिस पोली को खुश करने में कामयाब होगा। जब पोलियाना घर आई तो वो खुशी से रोने लगी। उसने अपनी आंटी को गले लगाया, लेकिन आंटी को जरा सा भी प्यार नहीं आया। उसने पोलियाना को उसका कमरा दिखाया। पोलियाना इस बड़े से घर को देखकर बहुत हैरान थी। उसकी आंटी ने उसको कमरा दिखाया और बोला, ये तुम्हारा कमरा है और रात का खाना 6 बजे लगता है, भूलना मत। पोलियाना को अपना कमरा बहुत पसंद आया, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी आंटी ने उसे ऊपर इतना छोटा कमरा क्यों दिया है। 6 बजने के फौरन बाद आंटी टेबल पर बैठ गईं, लेकिन पोलियाना अभी तक नहीं आई थी। वो लड़की कहाँ गई? आपका हुक्म हो तो मैं उसे बुला के लाऊं? नहीं। रात के खाने के बाद आंटी पोलियाना के कमरे में गई और देखा कमरा खाली है। वो जल्दी से गार्डनर के पास गई और उसे बताया कि पोलियाना यहाँ नहीं है। गार्डनर ने अपनी उंगली एक पत्थर की तरफ घुमाई और पोलियाना वहाँ खड़ी थी। जल्दी से आंटी पोलियाना के पास गई और उसे घर में ले आई। भले कुछ भी हुआ हो, पोलियाना कभी भी किसी से भी बदतमीजी से पेश नहीं आई और नैन्सी ये देखकर बहुत हैरान हुई। उसने पोलियाना से पूछा कि इसका राज क्या है। खुशी का खेल मेरे बाबा ने सिखाया था जब मैं छोटी थी। एक औरत ने हमें एक चीज भेजी थी। पूछने पर उसने कहा कि ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी और हमें इस बात का एहसास होता रहेगा कि हमें इसके इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं। और इसके बाद से जब भी मैं और मेरे वालिद खुद को दुखी महसूस करते हैं, हम उस दिन के बारे में सोचते हैं। शाम के वक्त पोलियाना अपने कमरे में थी बेड पर और वो रो रही थी। बाबा जो परियों के साथ रहते हैं, आप जानते हैं कि मैं एक खेल खेलना चाहती हूँ। अगर आप एक कमरे में अकेले हो और वहाँ अंधेरा हो तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? दूसरे दिन पोलियाना अपनी आंटी के पास गई और उन्हें जोर से गले लगा लिया। आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आज मैं अपने आप को जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। क्या हम इस तरह सुबह बखैर कहते हैं? ये कहते ही आंटी पोली वहाँ से चली गई। थोड़े दूर से गार्डनर की आंखें भर आईं ये सब देखकर। उसके बाद वो पोलियाना के पास गया और उसने बताया कि वो अपनी अम्मी से बहुत मिलती है। और जब पोलियाना ने अपनी माँ के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुई। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पोलियाना की जिंदगी में थोड़े बदलाव आए। पहले वो अपना नाश्ता करती और उसके फौरन बाद अपना होमवर्क लेकर अपनी आंटी के पास बैठ जाती और खाने के बाद उसके पास 6 बजे तक का वक्त होता था। वो घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आ जाती थी। एक दिन बाजार में पोलियाना ने देखा कि एक बंदा बहुत ही बड़ा कोट पहना हुआ है।
पोलियाना ने उस बंदे से दोस्ती करना चाही, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो बंदा आखिर बोल क्या रहा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने वही बंदा दोबारा देखा। उसने एक दफा फिर उससे बात करने की कोशिश की। इस बार उसने भी उससे बात करना शुरू कर दी। नैन्सी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि ये इंसान, मेरा मतलब मिस्टर पेंडल्टन, बहुत अमीर इंसान था। वो एक बहुत बड़े घर में अकेला रहता था और आज तक उसने किसी से भी बात नहीं की थी। और उसी दिन पोलियाना अपने साथ एक बहुत ही कमजोर कुत्ते को लेकर आई। मिस पोली ने एक अल्फाज नहीं कहा, लेकिन उस दिन के अगले दिन पोलियाना एक गरीब आदमी को लेकर आई और मिस पोली अब बहुत गुस्सा हो गई थी। बस पोलियाना, तुमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब बस हो गई। अभी तक तो तुम सड़कों पे से बिल्ली और कुत्ते ला रही थी, लेकिन अब तुम भिखारियों को घर पे ला रही हो। मैं भिखारी नहीं हूँ मैडम। ये सुनने के फौरन बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन पोलियाना ये चाहती थी कि वो इसे बचाए। सितंबर के महीने में पोलियाना स्कूल में जाने लगी। पोलियाना को स्कूल पसंद आने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक दिन जब पोलियाना उस आदमी के घर गई तो उसने उसे जाने से मना करा और बोला कि तुम मेरे साथ ही रह लो। पोलियाना का जवाब देना तकरीबन नामुमकिन था। मिस्टर पेंडल्टन ने सब कुछ बताया जो कुछ उनके साथ हुआ है। जब मैं जवान था तो मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था, लेकिन वो मुझे नहीं चाहती थी और उसकी तुम्हारे अब्बू से शादी हो गई। फिर वो ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद से मिस्टर पेंडल्टन हमेशा से पूरी दुनिया से खफा रहे। वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने पोलियाना को देखा जो अपनी माँ की तरह दिखती है, तब से उन्होंने पूरी दुनिया से सही तरीके से पेश आना शुरू कर दिया। जब पोलियाना उनके बराबर में रहने लगेगी तो मिस्टर पेंडल्टन को जीने का मौका मिल जाएगा। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम मुझे अपना बाप समझो और मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझूंगा। पोलियाना को अपनी आंटी के बारे में याद आया। वो जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और वो अपनी आंटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो मिस्टर पेंडल्टन को ये नहीं बता पा रही थी। आखिर में उसके पास एक आइडिया आया। वो चाहती थी कि मिस्टर पेंडल्टन जिमी को ले आए, उस बच्चे को जिसको उसकी आंटी ने रहने से मना कर दिया, और इस तरह मिस्टर पेंडल्टन और जिमी दोनों खुश हो जाएंगे और पोलियाना दोनों से मिल पाएगी। मिस्टर पेंडल्टन ने दोनों को साथ आने को कहा इसी हफ्ते। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद एक हादसा पोलियाना के साथ पेश आया। एक गाड़ी ने पोलियाना को मार दिया। अपनी आंखें खोलने के बाद अगले दिन हॉस्पिटल में पोलियाना अपने आप को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी आंटी को छोड़ दे और उसे अपनी आंटी से मेरी बेटी सुनना बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों बाद पोलियाना ने हॉस्पिटल छोड़ दिया, लेकिन वो अब अपने पैर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जब मिस्टर पेंडल्टन पोलियाना के पास आए तो उन्होंने अपनी ऑफर के बारे में मिस पोली को बताया और कैसे उसने वो ऑफर सिर्फ आपकी वजह से मना कर दी। कहानी सुनने के बाद मिस पोली का प्यार उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ पोलियाना को खुश देखने के लिए उसने कुत्ते बिल्लियों को पोलियाना के कमरे में जाने की इजाजत दी। उसने वो सब की इजाजत दी जिससे पोलियाना खुश होती थी। डॉक्टर जो कि शहर से यहाँ पर आया था, पूरे एक हफ्ते बाद पोलियाना का चेकअप करने यहाँ आया और वो एक बुरी खबर सुनाने वाला था। बुरी खबर यह है कि ये लड़की अब कभी चल नहीं पाएगी। नहीं। ये सुनने के बाद मिस पोली रोने लगी और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। अपनी आंटी की आवाज सुनने के बाद पोलियाना जोर जोर से रोने लगी और सारे के सारे लोग उदास हो गए। सब लोगों की आंखों में आंसू थे पोलियाना की वजह से। पोलियाना सबको अपने गेम के बारे में बताने लगी। पोलियाना को खुश करने के लिए मिस्टर पेंडल्टन ने जिमी को अडॉप्ट करने का फैसला किया। जब पोलियाना ने खुशखबरी सुनी
वो बहुत खुश हुई। वाहिद मिस पोली ही थी जिसको उस गेम के बारे में नहीं पता था। जब उन्होंने नैन्सी से बात करी तो उसे सब कुछ पता चल गया। फिर वो जल्दी से पोलियाना के पास गई। ओह, खुशी का खेल। अब वो खेल हम सब साथ खेलेंगे। अरे आंटी, ये खबर तो बहुत ही अच्छी है। दूसरी तरफ मिस्टर पेंडल्टन के डॉक्टर को पोलियाना को देखना था, लेकिन एक मसला था। कई साल पहले मिस पोलियाना के साथ लड़ाई की वजह से उन्होंने अभी तक उनके घर में एक कदम भी नहीं रखा था। आखिर में उन दोनों ने ये फैसला किया कि वो शहर के बाहर पोलियाना का इलाज करवाएंगे। मिस्टर पेंडल्टन के डॉक्टर ने पोलियाना को देखा और उन्होंने बोला कि मदद हो सकती है। कुछ महीने गुजर गए। आंटी पॉली के पास एक खत आया। प्यारी आंटी पॉली, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी। काश मैं चल के वापस आ सकती। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हर चीज बहुत खुशी देती है। कहीं कहीं मुझे अपने पैर ना इस्तेमाल होने पर भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कभी भी इस चीज की कदर ना होती। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, आपकी प्यारी पोलियाना। एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सबसे बड़ी बेटी की एक आंख थी, उससे छोटी की 3 आंखें थी और सबसे छोटी बेटी की 2 आंखें थी। उनकी माँ, बूढ़ी औरत, अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। वो वही करती थी जो वो दोनों चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। और सबसे छोटी बेटी को सारे काम करने को बोलती थी और वो फिर भी उससे सबसे सुस्त लड़की कहा करती थी। और वो उसे रात के खाने की टेबल पर भी नहीं बुलाते थे। ये 2 आंख वाली लड़की हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती अम्मी। क्योंकि इसे जो काम दो ये सही नहीं करती। पर मैं उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ खाना खाए। जब सारे उठ के चले जाते थे तब उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो खाना वो परिंदों को दे देती थी। एक दिन उसकी एक आंख और 3 आंखों वाली बहनें उसके पास आईं और उन्होंने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने इन कपड़ों को सही नहीं धोया, अब इन्हें दोबारा धो। 2 आंखों वाली लड़की रोती हुई कपड़े धोने के लिए निकल पड़ी। वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए दोबारा गई। मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया है? जब 2 आंखों वाली लड़की कपड़े धो रही थी, एक परी उसके सामने नमूदार हुई। परी के कपड़े देखकर 2 आंखों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी अम्मी और मेरी बहनों ने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं और खाने में मुझे अपना बचा हुआ खाना देते हैं। उदास मत हो प्यारी सी लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये एक जादुई छड़ी है। तुम जो भी ख्वाहिश करो और इसे 3 दफा घुमाओ तो वो सच हो जाएगी। जब 2 आंखों वाली लड़की ने ख्वाहिश की तो एक डिनर टेबल उसके सामने आ गई। उस टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे।
मजेदार खाने को तो देखो, सब गर्मा गर्म और ताजा। दो आंखों वाली लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो जल्दी से टेबल पर बैठ गई। जब तुम खाना खा लो तो तुम्हें जादुई छड़ी 2 बार घुमानी है, याद रखना 2 बार। परी अपना चेहरा दिखाए बगैर वहाँ से चली गई। दो आंखों वाली लड़की ने खाना खाने के बाद जादुई छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गई। ओह, अब मेरा पेट भर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे इस जादुई छड़ी को छुपाना होगा ताकि मेरी बहनें और मेरी माँ इसे तोड़ ना दे। दो आंखों वाली लड़की अपने घर आ गई उस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा और उसने उसे नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। अगले दिन दो आंखों वाली लड़की ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और बाहर चली गई। वो नदी के किनारे गई और उसने अपनी जादुई छड़ी 2 बार घुमाई और खाना खाना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई, 3 आंखें वाली और 1 आंख वाली बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा। जब भी ये बाहर जाती है और वापस आती है तो ये मुस्कुरा क्यों रही होती है? और ये हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने 2 आंखों वाली बहन का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद 2 आंखों वाली लड़की नदी के किनारे आ पहुंची। उसने ख्वाहिश की और 2 बार जादुई छड़ी को घुमाया और मजेदार खानों वाली टेबल सामने आ गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान हो गईं। तो ये हर दिन अपना पेट मजेदार खानों से भरती है और वो हमारे साथ बांटती भी नहीं है। 1 आंख और 3 आंखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी को सब जाकर बताया। उनकी अम्मी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ और वो बहुत गुस्से में आ गई। 2 आंखों वाली लड़की के आने से पहले सब छुप गए। जैसे ही वो घर में आई, उसकी माँ उसके पास आई और उसके हाथ से छड़ी छीनी और उसे तोड़ दिया। ओह नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तुम बाहर मजेदार खाने खा रही थी, वो भी हमें बगैर बताए। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है। 2 आंखों वाली लड़की बहुत उदास हो गई। उसने वो लकड़ी उठाई और बाहर चली गई रोते हुए, और उसी वक्त परी उसके सामने नमूदार हो गई। रो मत 2 आंखों वाली प्यारी लड़की, इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर दफना दो, तुम दोबारा से हंसने लगोगी। अपना चेहरा दिखाने से पहले वो परी वहाँ से दोबारा चली गई। 2 आंखों वाली लड़की ने वही किया जो परी ने उसे करने को कहा था। अगले दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ उग गया। वो इतना चमकदार था कि सब उसे देखकर हैरान रह गए। 2 आंखों की माँ और बहनें उस पेड़ में से फल निकालना चाहती थीं। लेकिन जब भी वो दोनों बहनें फल निकालने के लिए ऊपर उछलती, पेड़ और ऊपर जाने लगता। ये देखकर 2 आंखों वाली लड़की उनके पास फौरन से आ गई। मैं इस पेड़ में से फल उतार के दे सकती हूँ। हम इसे नहीं उतार पा रहे, तुम कैसे उतारोगी? 2 आंखों वाली लड़की ने फल निकालने की कोशिश की। मुझे फल और खुशी दो चमकीले पेड़। ये जुमले सुनकर पेड़ उसके हाथों के करीब आ गया ताकि वो कुछ फल निकाल सकती। 2 आंखों वाली लड़की अपनी माँ और बहनों को फल देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो फल नहीं लिए। ओह, इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो,
मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन पेड़ ने उन तीनों को कोई जवाब नहीं दिया। ये पेड़ सिर्फ 2 आँखों वाली लड़की की बात क्यों मान रहा है? और तभी एक खूबसूरत शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ आने लगा। जाके छुप जाओ 2 आँखों वाली लड़की, और शहजादे के सामने तुम आना भी मत। 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी अम्मी की बात मानी और वो झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। जब शहजादा उस सुनहरे पेड़ के करीब आया तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। वाह, अगर इसके मालिक ने मुझे एक फल भी इसमें से तोड़ के दे दिया तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको कुछ फल दे सकती हूँ। 1 आँख और 3 आँखों वाली लड़की ने उछल उछल कर पेड़ के ऊपर हाथ लगाना चाहा, लेकिन वो उनमें से एक पत्ते को भी छू नहीं सके। जैसा कि तुमने कहा कि तुम इसकी मालकिन हो, तो क्यों तुमसे इस पेड़ से एक फल भी नहीं तोड़ा जा रहा? 2 आँखों वाली लड़की बाहर आना चाहती थी और उस शहजादे को एक पत्ता देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से बहुत डरी हुई थी और वो वहाँ छुपकर रोने लगी। और तभी वो परी दोबारा नमूदार हुई। 2 आँखों वाली लड़की, पेड़ का एक पत्ता लो और उसे अपने दिल पे रख लो और बिना किसी चीज से डरे वहाँ चली जाओ। 2 आँखों वाली लड़की ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था और उसके पुराने कपड़े एकदम नए कपड़ों में तब्दील हो गए। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली जहाँ वो छुपी हुई थी और उसने उस शहजादे को उस पेड़ में से फल निकाल कर दिए। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मैं आपको फल निकाल के दे सकती हूँ शहजादे। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 आँखों वाली लड़की ने फौरन उस शहजादे की बात मान ली और वो दोनों गले मिले। ये देखकर 2 आँखों वाली लड़की की माँ और बहनें बहुत शर्मिंदा हो गईं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे दिल की हो, ये हमें अब पता चला है। हम माफी चाहते हैं बहन। 2 आँखों वाली लड़की ने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। अब से ये पेड़ आप सबका है। इसमें से जितने फल चाहें आप निकाल सकते हैं। 2 आँखों वाली लड़की की ये बात सुनने के बाद परी उन सब के सामने नमूदार हुई और उसने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया। 2 आँखों वाली लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि परी की 3 आँखें हैं और उसे मालूम हो गया कि लोगों के पास अच्छा करने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। फिर शहजादा और 2 आँखों वाली लड़की अपने घोड़े पर बैठे और वहाँ से चले गए।